नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। शाम 5 बजे का वक्त है और बात करेंगे चुनाव की। पिछले 18 दिनों में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के लिए मतदान हुए। अब कल यानी कि 19वें दिन तीसरे चरण को लेकर मतदान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब 9 सीटों पर जनता वोट करेगी। तीसरा चरण मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला इस तीसरे चरण में होने जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि पिछले 2 चरणों और तीसरे चरण में कितना अंतर है। राजनीति के क्षेत्र को पत्रकारों से भला कौन ज्यादा समझने की कोशिश करेगा। आज बात तीसरे चरण के रण में 9 सीटों पर मंथन की करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता की अब फिर से बारी आ गई है। कुछ ही घंटों के बाद प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों के लिए 1.25 करोड़ से ज्यादा मतदाता 127 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों में राजा भी हैं, महाराजा भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, राजा भोज का शहर भी है और ग्वालियर चंबल के तेवर वाली सीटें भी हैं। यानी दिलचस्प चेहरों और सियासी आंकड़ों पर नजरें आम और खास सभी लोगों की है। वीआईपी सीट का जिक्र करें तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज मैदान में हैं। विदिशा से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुकाबला कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा से है। गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह यादव से है। राजगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद रोडमल नागर से है। भोपाल में आलोक शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव से है। ग्वालियर में पूर्व मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का मुकाबला कांग्रेस के प्रवीण पाठक से है। मुरैना में शिव मंगल सिंह तोमर का मुकाबला कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सिकरवार से है। भिंड में मौजूदा सांसद संध्या राय का मुकाबला कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया से है। बैतूल से मौजूदा सांसद दुर्गा दास उइके का मुकाबला कांग्रेस के रामू टेकाम से है। सागर से लता वानखेड़े का मुकाबला कांग्रेस के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला से है। 2019 में इन सभी 9 सीट पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। फिलहाल इन 9 सीटों पर कहीं जातीय समीकरण हावी है तो कहीं परंपरागत सीट होने का इतिहास है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खूब प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। लेकिन सवाल यही है कि आप किसे चुनेंगे। जिसे भी चुनेंगे 4 जून को वो सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जी हाँ, तो जिसे भी चुनेंगे वो 4 जून को परिणाम सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको बताएगा। लेकिन उससे पहले चर्चा करना जरूरी है कि इन 9 सीटों पर सियासी गणित क्या कुछ कहता है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का। हमारे साथ संजय मिश्रा स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त संदीप पौराणिक मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ 2 और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा हमारे साथ एक और पत्रकार जुड़ रहे हैं जिनका नाम है दिनेश गुप्ता। हम एक एक करके सबसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत संजय मिश्रा जी आपसे कर रहे हैं। ये 9 सीटें महत्वपूर्ण हैं। 6-6 करके 2 चरणों में चुनाव तो हो चुके, लेकिन मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। इस तीसरे चरण में आपको क्या लगता है कि क्या कुछ खास रहने वाला है और पिछले चुनाव से कितना अंतर है इसमें? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है कि पिछले 2 चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत था वो इतना कम था कि सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए चिंता की बात थी। और इस बार सभी दलों ने, सभी प्रत्याशियों ने मेहनत की है। इस बार खास ये है कि जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनसे 9 सीटों पर, उनमें से 3 ऐसी सीटें हैं जो मध्य प्रदेश की वीआईपी सीटें हैं। और अगर एक तरह से देखें कि जिन सीटों पर पूरे देश में चुनाव हो रहा है, उनमें भी ये 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी निगाहें होंगी। अगर इसमें पहले की तरह ही स्थिति रहती है तो निश्चित रूप से ये बहुत चौंकाने वाली बात होगी। शिवराज सिंह चौहान, पहले तो कुछ भी नहीं मिला था कांग्रेस को। हाँ बिल्कुल, पहले तो कांग्रेस को 0 मिला था इन 9 सीटों में। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो उस समय चुनाव हारने के बाद फिर पार्टी बदली, उसके बाद तो पूरा सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में हुआ। संदीप पौराणिक जी, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि जनता के मन में क्या है। अंडर करंट की लोग बात कर रहे हैं कि अंडर करंट है, कुछ हवा की बात कर रहे हैं, आंधी की बात कर रहे हैं। आप किस तरफ बात करेंगे इसमें?
देखिए, मैं जो चुनाव को देख रहा हूँ, इसमें एक बड़ा वर्ग है जिसमें निराशा का भाव दिख रहा है राजनीति में। ये ऐसा चुनाव है जिसमें मतदान का प्रतिशत हम लगातार कम देख रहे हैं। अगर तीसरे चरण में भी यही हालत बनती है तो मैं हवा या अंडर करंट की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन ये जरूर मानूंगा कि इन दोनों राजनीतिक दलों से, जो मध्य प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल हैं भाजपा और कांग्रेस, दोनों से जनता निराश है। क्योंकि अगर 56% मतदान जाता है, पहले 71 गया था, वो 67 जाता है, विधानसभा से हम तुलना करते हैं तो 14%, 16% कम जा रहा है, तो क्या मतलब है इसका कि विधानसभा में जो लोगों में उत्साह था वो मतदान का प्रतिशत अभी नहीं है, जो 19 में था वो मतदान का प्रतिशत नहीं जा रहा। तो मैं इस चुनाव को यूं मान रहा हूं कि जनता राजनीतिक दलों से निराश है। इसलिए ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। अगर जनता राजनीतिक दलों से निराश है तो फिर जनता के सामने विकल्प क्या है? और ग्वालियर चंबल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल ये वो क्षेत्र रहा है जहां पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। गलत कह रहा हूं क्या सत्यप्रकाश शर्मा जी? कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद यहीं से रहती है कि जो कुछ होगा अच्छा यहीं से हो सकता है। देखिए विवेक जी, चाहे जो पिछले साल असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसमें ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीट्स में से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कांग्रेस के कंपैरिजन में अच्छा रहा, लेकिन रेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा उसमें सबसे बेहतर अगर कहीं देखा जाता है तो ग्वालियर चंबल संभाग में रिपोर्ट हुआ था। तो कहा यह जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अगर कुछ होप है तो ग्वालियर चंबल संभाग से दिखती है। उसमें 3 सीट्स ग्वालियर, मुरैना, भिंड। साथ ही देखो एक चीज और कही जा सकती है कि जैसे वोटर टर्नआउट कम दिख रहा है, यानी कि कोई वेव, कोई अंडर करेंट जो वो नहीं दिख रहा है जो 2019 में दिखा था कि वोटर टर्नआउट 75 मोर देन 75% तक चला गया था। ऐसे में अगर डिक्लाइन वोटर टर्नआउट में देखा जा रहा है तो ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ा करंट अंडर पब्लिक नहीं है, इसीलिए लोगों में उतना वोट डालने का उत्साह नहीं है जो 2019 में नरेंद्र मोदी की लहर के कारण तो देखा गया था। अगर का मोदी की क्या असर की होगा सत्यप्रकाश जी, ये समझना भी जरूरी है। हमारे साथ दिनेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। दिनेश गुप्ता जी, आप क्या समझते हैं कि उत्साह में कमी है या फिर जनता के बीच जब नेता जा रहे हैं तो उनकी बातों में वो दम नहीं है कि जो जनता को पोलिंग बूथ तक खींच के ले आए? देखिए, जो ये तो है ही, क्योंकि जो चुनाव प्रचार है ना इस बार वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो शायद इसलिए प्रचार नहीं कर रहे हैं ज़्यादा कि वो तो चुनाव जीत ही रहे हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार शायद ये मान के बैठे हैं कि हम हार रहे हैं तो इसलिए वो भी प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो इसका असर जो है, मिला जुला जो असर है वो वोटर पर है। तो वोटर ये मान रहा है कि जब एक सरकार आ ही रही है तो हमारी ज़रूरत क्या है। तो इसका जो हम देखते हैं ना, पोलिंग परसेंटेज कम होने की बात है, तो वो इसीलिए है कि उन्होंने नतीजे, जब लोग मान लेते हैं कि नतीजे इसी तरह के आ रहे हैं तो फिर शायद कई बार ऐसा होता है कि लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। या तो उस स्थिति में वोट डालने जाते हैं जब बड़ा परिवर्तन आदमी को करना हो वोटर को, या बड़ा समर्थन सरकार को देना हो। जैसे 2019 में दिया था एक बड़ा समर्थन सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर दिया था, 2014 में बड़ा समर्थन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दिया था। लेकिन आप देखिए ना कि 2009 में क्या हुआ था, नॉर्मल इलेक्शन था। जब नॉर्मल इलेक्शन हुआ, आपने कहा प्रचार नहीं हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। भोपाल में वो आते हैं, रोड शो करते हैं, भव्य रोड शो होता है और बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे उनका इंतजार करती है। कल हमने देखा कि पीएम मोदी अयोध्या भी गए थे। हमने इससे पहले देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, और लगातार पूरे मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। तो प्रचार तो हो रहा है। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि कहां पर ये प्रचार कम हो रहा है? कांग्रेस में कम हो रहा है या बीजेपी में कम हो रहा है? देखिए, आप जो बड़े नेताओं के आने को आप प्रचार मानेंगे, उस सभा को प्रचार मानेंगे, तो मुझे लगता है वो प्रचार नहीं है, आम सभा है। आम सभा वो समर्थन के लिए करते हैं, अपनी बात रखते। लेकिन जो उम्मीदवार जाता है, गांव-गांव जाता है, लोगों से मिलता है, वो वर्कर को मोबिलाइज करता है, वोटर को मोबिलाइज करता है, वो जो होती है ना हर जगह एक अपना उनका ग्राम स्तर पर भी या शहरी क्षेत्र में भी जो होती है, वार्ड स्तर पर भी, उस तरह का आपका कहना है कि रूट लेवल पर वो प्रचार नहीं है। संजय मिश्रा जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि प्रचार की कमी है
या वाकई में बदलते वक्त के साथ वक्त इतना बदला है कि सोशल मीडिया हावी हो गया है बजाय प्रत्यक्ष चुनाव प्रचार के कि भाई आप जाके घर घर जाके दस्तक दें कि हम आए हैं हाथ जोड़कर, आप हमें मतदान करें? एक गुप्ता जी की बात थोड़ी मतलब एक अंश में बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना कि पूरी तरह प्रचार नहीं हो रहा, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जाती होगी उस पर। हम नेताओं की रैलियों को भी प्रचार ही मानते हैं, उससे माहौल बनता है, इसीलिए जनसभाएं करके बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाकर मैसेज पास किए जाते हैं। प्रचार तो हो रहा है, लेकिन क्या है ना, एक बात उनकी बिल्कुल सही है, जैसे कांग्रेस में ये मान चुकी है कि यहाँ पर हमारी लड़ाई मतलब उस तरह की नहीं है कि हम उसमें बहुत ताकत झोंके, इसलिए देखिए उनके नेताओं की बहुत सीमित रैलियाँ हुई। राहुल गांधी आज आ रहे हैं, प्रियंका गांधी एक बार आई, खरगे एक बार आए। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने शक्ति लगाई, जितनी सभाएं की, उसकी तुलना में कांग्रेस तो बिल्कुल ही नहीं है, बहुत मामूली है। तो इसको एक तरह से इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़माने में भी प्रचार का यही एक माध्यम है और उसमें भी प्रचार हो रहा है। लेकिन ये सही है कि गांव-गांव में जिस तरह से पहले होता था कि हर प्रत्याशी गांव में जाता था, वो उस तरह से नहीं है। बिल्कुल, इसके ये आपसे आप जो कह रहे हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हम ये भी महसूस कर रहे हैं कि लगातार चुनाव प्रचार जिस तरीके से सिर्फ उम्मीदवार के द्वारा नहीं हो रहा बल्कि पूरा परिवार हमने देखा है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी हो, उनके बेटे हों, और लगातार चाहे वो शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय हों। लेकिन संदीप पौराणिक जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जनता क्या देखती है? घोषणा पत्र देखती है या नेताओं का प्रचार देखती है, मन से वादे देखती है, अपनी मुश्किलात देखती है? क्या देखती है जनता और किसको देखकर वोट करने जा रही है कल? देखिए विवेक जी, जनता बहुत सी चीज़ें देखती है, अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी देखती है, प्रदेश में जो सरकार है उसको भी देखती है, जो केंद्र में सरकार है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखती है और जो वादे किए जाते हैं इन सारी चीज़ों का मंथन करती है। और उसके बाद मेरा ये मानना है कि हो सकता है मेरा ये आकलन गलत भी हो कि घोषणा पत्र को बहुत कम लोग पढ़ते हैं। भाषणों में जो बात कही जाती है उसे लोग सुनकर भरोसा कर लेते हैं और वोट डालने निकल पड़ते हैं। लेकिन वोटिंग प्रतिशत का जो कम है, मेरा ये मानना है कि इस बार राजनीतिक दलों के वो कार्यकर्ता जो वोटर को घर से निकालने का काम करते थे वो ज़्यादा सक्रिय नहीं है। इसका ये भी एक बड़ा कारण है कि मतदान का प्रतिशत कम है। जहाँ तक आपने मतदाताओं की बात कही कि वो किस आधार पर वोट करेंगे, तो मुझे लगता है कि वर्तमान हालात का अध्ययन करके, महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को समझ के और आने वाले समय के लिए किए गए वादों पर भरोसा करके ही वोट करेंगे लोग। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, चूंकि ग्वालियर चंबल से मैं भी आता हूं और मैं जितना महसूस कर पा रहा हूं और आप भी देखते होंगे कि इस बार चुनाव ना जातीय समीकरण पर ज़्यादा आधारित हो गए। हम खुलकर बोल नहीं सकते अभी क्योंकि कल मतदान भी होना है, गाइडलाइन भी है, हमें सब कुछ देखना होता है। लेकिन हम समझना चाहेंगे कि ग्वालियर चंबल में इस बार क्या वाकई में आप ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं जातीय समीकरण को लेकर, या हमेशा आपको हर चुनाव में यही स्थिति नजर आती है जो इस बार दिख रही है प्रत्याशियों के बीच में, जाति को लेकर चर्चा ज्यादा है बजाय काम के? देखिए विवेक जी, मध्य प्रदेश के 3 रीजन्स, विंध्य, बुंदेलखंड एंड ग्वालियर चंबल जी, इनकी राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड मानी जाती है और ये फैक्टर चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता रहा है अभी तक। ग्वालियर चंबल संभाग की 3 सीट्स एक्सेप्टिंग गुना, अगर देखा जाए भिंड, मुरैना या ग्वालियर में, इन तीनों सीट्स पर इस समय जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जाति आधारित होता दिखा है। चाहे ग्वालियर की बात करें तो यहाँ पर कुशवाहा और ब्राह्मण कम्युनिटी के बीच में, ये नहीं कहा जा सकता कि टोटल ओबीसी कम्युनिटी और अपर कास्ट के बीच में है, लेकिन ये प्रयास कार्यकर्ताओं के द्वारा, हालांकि दोनों कैंडिडेट्स के द्वारा ये चीज़ ओपनली नहीं कही जाती है। खास बात यह है कि मुरैना का अगर चुनाव देखते हैं तो मुरैना में हमेशा ये देखा गया है एक साइड ब्राह्मण या ओबीसी, ब्राह्मण या छत्री, हालांकि छत्री हर चुनाव का सेंटर रहा है मुरैना में, लेकिन इस समय छत्रियों के वोट कांग्रेस बीजेपी में स्प्लिट होते दिख रहे हैं। इस कारण कहीं ना कहीं चुनाव इंटरेस्टिंग और ज्यादा हो गया है। चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया, ये बात आपकी सही है, लेकिन दिनेश गुप्ता जी, इस इंटरेस्टिंग चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि राजा महाराजा हो या शिवराज सिंह चौहान हो, पसीना हर कोई बहा रहा है। भले ही आम बोलचाल में या बातचीत में इस बात को लेकर ये स्वीकार किया जाता है कि भाई उनकी जीत तो लगभग तय है,
हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसी चर्चा चलती है। फिर भी लेकिन पसीना जिस तरह से बहाया जा रहा है, बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, क्या वाकई में चुनाव इतने टफ हो गए हैं या भरोसा नहीं रहता कि जनता किस तरफ जाएगी, कहती कुछ और है, करती कुछ और है? देखिए, क्या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होने लगी ना, जब से कि एक मुद्दे पर आपने एक नारा दे दिया कि अब की बार 400 पार, या आपने बहुत सारे चीज़ें उसके साथ जोड़ दी। तो जो राजनेता है, खासकर विरोधी दल का जब नेता होता है, तो उसको थोड़ी सी घबराहट ज़्यादा होती है, क्योंकि आप देखें ना, कांग्रेस में कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं हैं आज की तारीख में जो राजनीति में, कि वो आके प्रचार करें या लोगों के लिए सभाएं करें। कांग्रेस में 2-3 चेहरे हैं, लेकिन सामने जो सत्ताधारी दल है वो हर तरह से सक्षम है। और इसलिए आप देखिए कि जो भी जितने भी नैरेटिव तैयार हो रहे हैं, वो विपक्ष कुछ भी नहीं कर पा रहा है अभी तक। जो भी हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से हो रहा है। लेकिन आप देखिए ना कि जो इसके बावजूद सत्ता पक्ष के नेता पसीना, आप जो कह रहे हैं ना, बहा रहे हैं, तो यहाँ तो लड़ाई मार्जिन की है कि कौन कितने वोटों से जीतता है। ये जो पसीना बहाया जा रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि उनको कोई जीतना है चुनाव। अब तो बात ये हो रही है कि सिंधिया जी कितने वोटों से जीतेंगे, शिवराज जी कितने वोटों से जीतेंगे, या बी.डी. शर्मा कितने वोटों से ये मार्जिन जीतेंगे, जो इस है, पर ज़्यादा इसकी फोकस चर्चा हो हम गया 4 है। जून को करेंगे तो जब इसलिए साथ में बैठेंगे कि मार्जिन का कितना इम्पैक्ट और कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन संजय मिश्रा जी, हम समझना ये भी चाह रहे हैं कि जनता के बीच नेता जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, जनता बाहर नहीं निकल रही है, ये तो हम देख चुके हैं 2 चरणों में। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ चुनावों में, क्योंकि 2014 में तो कांग्रेस को 2 सीट मिली थी, 19 में इकलौती सीट मिली थी छिंदवाड़ा, और 24 में ये संभावना आपको दिख रही है कि इस बार कुछ हो सकता है, संभावना कुछ ऐसा कि रिजल्ट अप्रत्याशित हो? देखिए, एक चीज़ है कि रिजल्ट क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो परिस्थितियां वो बता रही हैं कि कुछ रिजल्ट ज़रूर अप्रत्याशित होगा। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतना जोर इसलिए भी लगाया जा रहा है कि खोने के लिए अगर किसी के पास है तो सिर्फ उसके पास है। कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। 29 में से 1 सीट उसे मिली थी पिछले 2019 के चुनाव में, तो इसलिए 1 ही सीट उसके पास है। अगर वो भी हार जाती है तो कोई बहुत बड़ी उसकी तौहीन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 3 सीटें वो जीत लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जनाधार के लिए एक सवाल होगा। और इस सवाल इसलिए भी होगा कि जो वोट फीसद गिर रहा है वो एक तरह से गिरते हुए जो नेताओं का चमकदार व्यक्तित्व है उसमें भी गिरावट का वो प्रतीक है। और नेताओं के बयान भी कि नेताओं के बयान के प्रति भी अगर आकर्षण नहीं हो रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी बात अंदर अंदर चल रही है। लोग निराश हैं, किसी वजह से निराश हैं। हो सकता है तो आप ऐसी कोई बात कहिए ना जिससे उनको उम्मीदें आए, जिससे वो घर से बाहर निकलें, कुछ बताएं ऐसा कि निराशा का भाव आशा में कैसे तब्दील हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो लोकतंत्र है, ये जो मतदान का अधिकार है, वो लोकतंत्र का राजा मतदाता होता है और मतदाता को आना ही चाहिए। आप जिसको चुनना चाहते हैं खुल के वोट दीजिए, चुनिए, क्योंकि इस बार अगर आप घर में बैठे रह गए तो जिन्हें आप नहीं चाहते वो भी जीत जाएंगे। और अगर किसी आपकी लापरवाही से वो जीत जाते हैं तो 5 साल आपको उन्हें ढोना पड़ेगा। जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा इस समय क्योंकि कल मतदान होने वाला है, जहाँ प्रत्याशियों के आचरण को लेकर, उनकी उपस्थिति को लेकर गहरी नाराजगी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने उन सांसदों के व्यवहार को लेकर भी झेल रही है, कई जगह झेल रही है, कुछ कह नहीं पा रही है, नहीं कह पा रही है। लेकिन आप केवल मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर अगर बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मतदाताओं का एक वर्ग जो स्थानीय समस्याओं में भी अपनी चीज़ें देखना चाहता है वो निराश होगा, और निराश होगा तो उसका असर पड़ेगा। ठीक है संदीप जी, इन 9 सीटों में आपकी फेवरेट सीट कौन सी है? आपको क्या लगता है कि जिस पर आपको और प्रदेश की उन 9 सीटों की जनता पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? लोगों को इंतज़ार भी है कि उसका परिणाम क्या होगा और वहाँ का वोट परसेंटेज क्या होगा? देखिए, इस चरण की अगर सबसे ज़्यादा चर्चित सीट या जिस पर सबकी ज़्यादा नज़र है वो है राजगढ़, क्योंकि वहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। गुना और विदिशा को लेकर लोग का मानस जो है वो लगभग तय है और बात सामने आ रही है। दिग्विजय सिंह जिस तरह से चुनाव राजगढ़ में लड़ रहे हैं, यही कारण है कि लोगों की नज़र वहाँ सबसे ज़्यादा है। और एक चीज़ और विवेक जी आपको देखना पड़ेगी कि दिग्विजय सिंह जी चुनाव प्रचार खत्म होते होते तक एक बात पर आ गए कि मेरा ये जीवन का अंतिम चुनाव है। तो ये इमोशनल कार्ड भी उन्होंने चला है, इसी कारण से राजगढ़ सीट बहुत ज़्यादा। उन्होंने तो इमोशनल कार्ड चल दिया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर खूब चर्चा हुई।
नहीं, बात सही है कि अमित शाह जी जो कह गए वहाँ पर राजगढ़ में आके, उसको लेके दिग्विजय सिंह ने भी फिर काउंटर किया। उन्होंने कहा कि मेरा इतनी बार नाम लिया गया। तो तमाम कारणों से राजगढ़ पर सबकी नज़र है। वहाँ का फैसला जो होगा वो मध्य प्रदेश की, मुझे लगता है, राजनीति पर भी बड़ा असर डालेगा। बिल्कुल। सत्यप्रकाश शर्मा जी, हम चंबल और ग्वालियर में एक बार फिर से आपकी तरफ इसलिए रुख करते हैं क्योंकि यहाँ पर जनता के मन में क्या है वो जनता अपनी जुबान पर नहीं लाती है, आपने खुद महसूस किया होगा। तो इस बार के मुद्दे आपको क्या लगते हैं? जाति समीकरण पर तो बात कर ली हमने, लेकिन कुछ मुद्दे भी ऐसे होंगे जो जनता देख रही होगी चुनाव में, जिस पर कुछ विचार किया जाए। देखिए, जिस प्रकार से 2023 के असेंबली इलेक्शंस में एक स्कीम यानी एन आइडिया ऑफ शिवराज सिंह चौहान वाज द अंडर करेंट, ठीक उसी प्रकार से कहीं ना कहीं अंडर करेंट मोदी गारंटी तो दिख रही है। हालांकि इलेक्शंस कास्ट बेस्ड होते 3 सीट्स पर दिख रहे हैं अगर ज्योतिरादित्य की सीट को छोड़ दिया जाए, लेकिन ये भी तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पिछली हार का कारण कहीं ना कहीं यादव फैक्टर था। कांग्रेस ने उनको घेरने के लिए फिर यादव को टिकट दिया है। अगर केपी यादव का सपोर्ट उनको उतना नहीं मिला जितना कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए पूरा सिंधिया परिवार चुनावी मैदान में प्रचार कर रहे हैं, महारमन जो है सब्जी बना रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सिंधिया जी गाड़ी पर खड़े होकर लोगों को जोश से भर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या ये सब चीजें इसलिए देखने को मिल रही है? इलेक्शंस को लोकल लेवल पर, कास्ट बेस पर या कैंडिडेट बेस पर ले जाना चाहती, जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरे 3-4 सीट्स पर इलेक्शंस को मोदी की लहर या मोदी की गारंटी, नेशनलिज्म या नेशनल सिक्योरिटी या मोदी की गारंटी या डेवलपमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं, रूलिंग पार्टी ने किए हैं, उसकी तरफ चुनाव को मोड़ना चाहती है। अगर यही मोड़ रहा तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी वो रिजल्ट देगी जो हम और आप यहाँ डिस्कस। ये बड़ी बात आप कह गए। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा रिजल्ट देने जा रही है जो आप कह रहे हैं, या कांग्रेस का ऐसा रिजल्ट आएगा जो अप्रत्याशित होगा, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जनता को बाहर निकलना घर, क्योंकि कल जनता की बारी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, संजय मिश्रा जी, संदीप पौराणिक जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।